नमस्कार, मैं हूँ रश्मि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनादेश न्यूज। खबर शुरू करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का और फिर बताएंगे खबरें आपको विस्तार से। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातों को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, जैसे कि बैंक में जुड़े व्यवहारों को लेकर, उसके अलावा कौन सी वो पॉलिसी जो युवाओं के लिए बेहतर है, और भी कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे बेटियों के लिए बहुत है ज्यादा फायदेमंद है। तो आइए खबर शुरू करते हैं। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी और एलपीजी में क्या होता है अंतर, आइए बताते हैं आपको। सरकारी गारंटी के साथ 8.2% का ब्याज, 21 साल के होते ही लखपति बन जाएगी बेटी। जानेंगे कौन सी है ये स्कीम। एसबीआई के ग्राहकों को बड़ा झटका, बैंक ने लोन की ब्याज दरों में की कितनी बढ़ोतरी, जानते हैं। 1 करोड़ रुपए के साथ हर महीने मिलेंगे 1 लाख रुपए की पेंशन, मौज कर देगी ये सरकारी स्कीम। टॉप अप होम लोन के ये खास फायदे नहीं जानते होंगे आप, बड़ी मदद कर सकता है ये कर्ज, जानिए। सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी और पीएलजी में क्या होता है अंतर, आइए आपको बताते हैं। आज के समय में फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर कई सारे विकल्प भी है। इसमें सीएनजी है, पीएनजी है, एलएनजी है और एलपीजी के विकल्प आज काफी अहम भी हो गए हैं। इनके अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। कम लागत के साथ बेहतर उपभोग के ये ईंधन विकल्प काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इस सभी के ईंधन विकल्पों में भी कुछ अंतर होता है। इनके बीच के अंतर को समझा जा सकता है, तो आज हम यहाँ आपको इन सब के बीच का अंतर समझाएंगे। सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को वाहन संपीड़ित रूप 200 से 250 बार दबाव में इकट्ठा किया जाता है। सीएनजी में मुख्य गैस मीथेन है। इसमें दूसरे हाइड्रोकार्बन भी कम प्रतिशत में होते हैं। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए सीएनजी में सल्फर गंधक मिलाया जाता है। ये एलपीजी की तुलना में इस मायने में फ़ायदेमंद है कि ये हवा से हल्का होता है, इसलिए अगर कोई रिसाव होता है तो यह हवा में फैल जाता है। यह वाहनों के लिए पारंपरिक पेट्रोल और डीजल ईंधन का एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और अधिक कुशल विकल्प भी है। सीएनजी का व्यापक रूप से ऑटो रिक्शा, कार और बसों में उपयोग भी किया जाता है। अब पीएनजी की बात करते हैं तो पाइपलाइन नेचुरल गैस, ये सीएनजी के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि खाना पकाने यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए इसकी आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है। पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन और इसे माइंड स्टील यानी एमएस और पॉलीइथिलीन यानी पीई पाइप के जरिए आपूर्ति की जाती है, ताकि घरेलू, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, औद्योगिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा किया जा सके। घरों में पाइप कनेक्शन के जरिए सप्लाई की जाने वाली प्राकृतिक गैस को घरेलू पीएनजी कहा जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती सुविधा न केवल पारंपरिक ईंधन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करेगी, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में भी मदद करेगी। पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी इन दिनों मुख्य रूप से अपने कई लाभों के कारण पसंदीदा ईंधन भी है। अब बात आती है एलएनजी पर। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस का एक रूप है जिसे सुपर कूल्ड यानी क्रायोजेनिक तापमान पर रखा जाता है। ये अपने उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण अन्य ईंधनों से अलग है, इसलिए ये बार बार ईंधन भरने के काम को कम करता है। इसका एकमात्र नुकसान ये था कि इसके लिए महंगी भंडारण सुविधा की आवश्यकता थी। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी के कई उपयोग है, जिनमें ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए और परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग शामिल है। अब आती है अंतिम बात एलपीजी पे। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम उत्पादों के प्रसंस्करण और शोधन के दौरान उप उत्पाद है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटलीन शामिल है।
यह हवा से भारी है, इसलिए रिसाव के बाद जमीन के पास बैठ जाती है। इससे खतरे की संभावना बनी रहती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, बाष्पशील हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन और ब्यूटेन के कई तरल मिश्रणों में से कोई भी। इसका उपयोग 1860 की शुरुआत में पेट्रोल ईंधन स्रोत के रूप में किया गया था और तब से घरेलू और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए इसका उत्पाद और खपत बढ़ गई है। योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से अगले 15 साल तक की इसमें पैसे जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं और इस योजना से जुड़ी आज पूरी बात आपको बताएंगे। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। इन्हीं में से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY के तहत बेटियों के नाम पर खुलवाए जाने वाले खाते पर सरकार 8.2% का बम्पर ब्याज भी देती है। देश के तमाम बैंकों के अलावा डाकघरों में भी SSY खाता आसानी से खुलवाया जा सकता है। इस सरकारी योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम से एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए जमा करा सकते हैं। योजना के तहत खाता खुलवाने की तारीख से अगले 15 साल तक की इसमें पैसा जमा करा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं। ये अकाउंट खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल के बाद मैच्योर होता है। इसके अलावा अगर बेटी 18 साल की हो चुकी है, उसकी शादी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद कर सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम से ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए जा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। हालांकि अगर किसी परिवार में जुड़वा बेटियां होती है तो ऐसी स्थिति में 2 से ज्यादा बेटियों के नाम पर भी SSY खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत सरकार हर 3 महीने में ब्याज दरों में जरूरत के हिसाब से बदलाव करती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक और बड़ा लाभ है। इस योजना में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक के टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। 21 की उम्र में कैसे लखपति बनेगी बेटी, वो भी जान लीजिए। अगर आपकी बेटी की उम्र अभी 1 साल है और आप इस योजना में हर साल सिर्फ 25,000 रुपए, 15 साल में कुछ 3.75 लाख रुपए भी जमा करते हैं तो 21 साल बाद यानी साल 2045 में आपकी बेटी को 11.54 लाख रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। ताजा बढ़ोतरी के बाद भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों से 3 साल के लिए 9.10% और 2 साल के लिए 9.5% ब्याज वसूलेगा। इसके अलावा 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने की अवधि के लिए ब्याज दर 8.45 से लेकर 8.85% तक रेंज में रहेगा। देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने सभी अवधियों के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक के इस फैसले से ज्यादातर कंज्यूमर लोन महंगे हो गए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार हम बताएं तो 1 साल की अवधि के लिए स्टैंडर्ड MCLR अब 8.95% कर दिया गया है, जो पहले 8.85% हुआ करता था। बताते चले कि MCLR वो न्यूनतम ब्याज दर है जिससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते और MCLR बैंकों के उधार लेने की लागत के रुझान को भी दर्शाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मोटर व्हीकल लोन, होम लोन और पर्सनल लोन से जैसे ज्यादातर कंज्यूमर लोन की वैल्यूएशन में किया जाता है। इस बढ़ोतरी के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा EMI चुकानी होगी। सभी अवधि की ब्याज दरों में हुई है बढ़ोतरी, ये भी जान लीजिए। ताजा बढ़ोतरी के बाद भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों से 3 साल के लिए 90.10% और 2 साल के लिए 9.5% ब्याज वसूलेगा।
इसके अलावा 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने की अवधि के लिए ब्याज दरें 8.45 से लेकर 8.85% की रेंज में रहेगा। इसके अलावा बैंक द्वारा दिए जाने वाले ओवरनाइट अवधि के लिए MCLR को 8.10% से बढ़ाकर 8.20% कर दिया गया। नई ब्याज दरें 15 अगस्त 2024 से लागू कर दी गई। ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस महीने की शुरुआत में लगातार 9वीं बार रेपो रेट में बिना कोई बदलाव किए 6.5% का बरकरार रखा था। लाख रुपए की पेंशन पाने के लिए आपको 30 की उम्र में ही NPC में निवेश शुरू करना होगा। जी हाँ, अगर आप इस स्कीम में 30 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश 36 लाख रुपए हो जाएगा। भविष्य में आने वाली समस्याएं कभी बताकर भी नहीं आती। यही वजह है कि हम सभी भविष्य में आने वाली वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए बचत ही करते रहते हैं, ताकि जब हमारे पास नौकरी ना हो तब भी हमें कभी पैसों की दिक्कत ना आए। देश में ऐसी कई पेंशन योजनाएं चल रही है जिनमें निवेश कर आप रिटायरमेंट के बाद भी बिना किसी समस्या के आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हम एक ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में आपको बताएंगे जिसमें निवेश कर आप रिटायरमेंट के बाद हम महीने 1 लाख रुपए, आप हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। आइए बताते हैं कि इस स्कीम के तहत कब और कैसे निवेश शुरू किया जा सकेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए के साथ साथ हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन भी मिल पाएगी। चलिए जानते हैं। रिटायरमेंट यानी 60 की उम्र में 1 करोड़ रुपए के साथ हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन पाने के लिए आपको 30 की उम्र में NPS में निवेश शुरू करना होगा। जी हाँ, अगर आप इस स्कीम में 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हो तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश 36 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपको इस निवेश पर 10% का अनुमानित रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में आपके पास करीब 2.28 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। NPS के तहत आपके कुल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी प्लान में निवेश किया जाता है और इसी एन्युटी से ही आपको हर महीने पेंशन दी जाती है। अगर आप अपने कॉर्पस का 55% हिस्सा एन्युटी प्लान में निवेश कर देते हैं तो आपको करीब 1.2 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि मिल जाएगी और बाकी के 1.26 करोड़ रुपए एन्युटी में चले जाएंगे, जिससे आपको हर महीने 1.4 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर ग्राहक बिना कोई EMI मिस करे 12 महीने तक होम लोन का पुनः भुगतान कर देता है तो वो होम लोन टॉप अप लेने का योग्य हो जाता है। और होम लोन टॉप अप है क्या और क्या है इसके फायदे बताते हैं आपको। क्या बैंक की तरफ से आपको कभी टॉप अप होम लोन ऑफर किया गया है? नाम से पता चलता है कि ये होम लोन से जुड़ा कोई कर्ज है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह क्या होता है और इसके फायदे भी क्या है। दरअसल होम लोन ग्राहकों को कई बार घर खरीदने या बनाने में या इससे इधर दूसरे कामों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में महंगा पर्सनल लोन लेने के बजाय ग्राहक टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। टॉप अप होम लोन में ब्याज दर कम रहती है, साथ ही ग्राहक को अच्छी डील भी मिल जाती है। टॉप अप होम लोन उन ग्राहकों को ऑफर होता है जिन्होंने पहले से होम लोन लिया हुआ हो। आपको होम लोन के अलावा अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो टॉप अप होम लोन एक अच्छा विकल्प भी रहता है आपके लिए। अब टॉप अप होम लोन पर ग्राहक को अपने मौजूदा कर्जदाता से अच्छी डील मिल जाती है। इससे आपकी कर्ज लेने की कुल लागत घट जाती है। टॉप अप होम लोन से ग्राहक अपने मौजूदा लोन अमाउंट के अलावा और कर्ज ले सकते हैं। अगर ग्राहक बिना कोई EMI मिस किए 12 महीने तक होम लोन का पुनः भुगतान कर देता है तो वह
होम लोन टॉप अप लेने के योग्य हो जाता है। अगर आप पूर्ण भुगतान के लिए कम अवधि चुनते हैं तो टॉप अप होम लोन ग्राहकों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। बहुत बार होम लोन के अलावा भी कुछ अतिरिक्त खर्चे आ जाते हैं। होम लोन टॉप अप इन खर्चों को पूरा कर सकता है। टॉप अप होम लोन आपके कर्ज को मैनेज करने का एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। टॉप अप होम लोन पर ब्याज दर आमतौर पर रेगुलर होम लोन के रेट से थोड़े अधिक होते हैं। हर रेट ग्राहक की प्रोफाइल पर भी निर्भर करती है। बैंक द्वारा सेक्शन होने वाली रकम रेगुलर होम लोन में पूर्ण भुगतान की गई मंथली इंस्टॉलमेंट पर भी निर्भर करेगी। इससे आपको पर्सनल लोन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। होम लोन और टॉप अप होम लोन के रेट्स के बीच अंतर आमतौर से 1 से 2% के बीच होता है। टॉप अप होम लोन की अवधि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक 30 साल तक की अवधि के लिए टॉप अप होम लोन देता है। आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को चोरी या खोने की स्थिति में कैसे अपनी मेहनत के पैसों को बचा सकते हैं और कैसे करेंगे कार्ड को ब्लॉक, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं प्रोसेस। मौजूदा समय में डेबिट या क्रेडिट कार्ड हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना खरीदारी से लेकर टिकट बुकिंग का ख्याल भी नहीं आता है। प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की वजह इससे मिलने वाला बेहतरीन फीचर्स भी है। हालांकि जिस तेजी से प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है उसी अनुपात में इसके खो जाने की भी घटना बढ़ती रहती है। ऐसे में अगर आपका कार्ड खो जाए तो क्या करोगे? हम आपको आज डेबिट या क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर उसको ब्लॉक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। जानकर आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। समझिए, आपको बता दें कि आप अपने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। ज़्यादातर बैंक कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अपने नेट बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल ऐप में लॉग इन करें। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण वाले सेक्शन पर जाएं। आगे कार्ड को ब्लॉक करने का विकल्प चुनें। कार्ड को ब्लॉक करने का कारण बताएं। अनुरोध सबमिट करें। बैंक ब्लॉक करने के लिए पुनः पुष्टि करने के लिए कहेगा। एक OTP आएगा। इसको डालने के बाद कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपको एक SMS मिलेगा जिसमें पुष्टि की जाएगी कि आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया गया है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर अपने बैंक के निकटतम ब्रांच में जाना है। बैंक अधिकारी आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने में आपकी सहायता भी करेंगे और कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। हो सकता है ऐसा भी। कुछ बैंक SMS के माध्यम से कार्ड ब्लॉक करने का विकल्प भी देती है। ये भी एक है। अपने बैंक द्वारा दिए गए तय नंबर पर फॉर्मेट में एक SMS भेजें। भेजने के बाद अनुरोध के संबंध में आपको बैंक से एक कंफर्मेशन का मैसेज प्राप्त होगा। आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। टोल फ्री नंबर से भी कार्ड कैसे ब्लॉक करें वो समझ लीजिए। आप अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। ये विधि आपको नुकसान की रिपोर्ट करने और अपने कार्ड पर ब्लॉक का अनुरोध के लिए सीधे ग्राहक सेवा से बात करने की अनुमति देती है। अगर आपके खाते में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको सालाना 3% तक का ब्याज दिया जाएगा। बताते चले कि 15 अक्टूबर 2022 से पहले SBI सभी बचत खातों पर 2.70% का ब्याज दे रहा था, चाहे आपके बैंक में कितने ही पैसे क्यों ना हो। तो बताएंगे आपको कि इसके अलावा पोस्ट ऑफिस क्या ब्याज देता है आपको। देश भर में तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंक बचत खाता खोलते हैं। इनके अलावा डाकघर में भी बचत खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन आज के इस समय में ब्याज दरों को लेकर काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। इस कंपटीशन में डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कई मामलों में देश के सबसे बड़े बैंक में शामिल बैंकों की कड़ी में टक्कर दे रहा है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि पोस्ट ऑफिस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की तुलना में बचत खाते पर ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताएंगे कि डाकघर और भारतीय स्टेट बैंक बचत खातों पर ग्राहकों को कितना ब्याज दे रही है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कहाँ बचत खाता खुलवाने में आपको ज़्यादा फायदा होगा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक
यानी भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों पर दिए जाने वाले ब्याज दरों में 15 अक्टूबर 2022 से कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 10 करोड़ रुपए से कम अमाउंट वाले बचत खाते पर 2.70% का ब्याज दे रही है। यानी अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक है और आपके खाते में 10 करोड़ रुपए से कम पैसे है तो आपको 2.70% का सालाना ब्याज मिलेगा। अगर आपके खाते में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको सालाना 3% ब्याज मिल जाएगा। बताते चले कि 15 अक्टूबर 2022 से पहले SBI सभी बचत खातों पर 2.70% का ब्याज दे रहा था, चाहे आपके बैंक खाते में चाहे जितना भी पैसा हो। अब डाकघर की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब डाकघर अपने ग्राहकों को बचत खातों पर 4% का ब्याज ऑफर कर रहा है। डाकघर के सभी बचत खातों पर 4% का ही ब्याज दिया जा रहा है। अब चाहे आपके बैंक खाते में कितने भी रुपए हो, हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए आपको कम से कम 500 रुपए के साथ बचत खाता खुलवाना भी होगा। एवरेज मिनिमम बैलेंस वो न्यूनतम राशि है जिसे आपको अपने खाते में बनाए रखना होता है ताकि गैर रखरखाव शुल्क से बचा जा सके। तो आज उन बैंकों के बारे में जानेंगे जो मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर आपसे पैसे वसूलते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों से करीब 8,495 करोड़ रुपए वसूले हैं। जी, इस खबर ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक यानी SBI पिछले कुछ सालों से मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कोई शुल्क नहीं वसूल रहा है। जी हाँ, हालांकि कई दूसरे सरकारी बैंक ये चार्ज वसूल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक 1,538 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। आइए बताते हैं कि कौन बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कौन सी बैंक अभी क्या चार्ज वसूल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2020 से SBI सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं वसूलता। वही ICICI बैंक, इस बैंक में न्यूनतम मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए है। ये नहीं रखने पर 100 रुपए आवश्यक MAB में कमी का 5% पेनाल्टी वसूला जाता है। HDFC की बैंक करें तो HDFC बैंक में मेट्रो और शहर क्षेत्रों के लिए औसत मासिक बैलेंस 10,000 रुपए है या 1 वर्ष और 1 दिन के लिए 1 लाख रुपए का FD सेमी अर्बन के लिए ये नियम 5,000 रुपए या 1 वर्ष 1 दिन की अवधि के लिए 50,000 रुपए की FD है। इसको मेंटेन नहीं करने पर एवरेज बैलेंस में कमी का 6% या 600 रुपया जो भी कम हो पेनल्टी वसूला जाता है। अब बात करते हैं BNB। खाते में न्यूनतम राशि की नहीं रखने पर पेनल्टी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 400 रुपये, सेमी अर्बन के 500 रुपये और शहरी मेट्रो क्षेत्रों के लिए 600 रुपये है। अब यस बैंक की बात करें तो मिनिमम बैलेंस चार्ज, यस बैंक में मिनिमम बैलेंस को लेकर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो बेसिक सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता। वहीं मेट्रो और शहरी इलाकों में 600 रुपए से 50 रुपए के बीच, से भी अर्बन में 300 रुपए से 50 रुपए के बीच और ग्रामीण इलाकों में 150 रुपए से 75 रुपए के बीच पेनल्टी वसूली जाती है। त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि एक्साइटमेंट में ज्यादा खरीदी कर लेते हैं। जिन चीजों की जरूरत नहीं उसकी खरीदी कर लेते हैं और बाद में उसकी कीमत की तुलना करना भूल जाते हैं। और कहीं से अगर पता चले कि आपने 1,000 रुपए की शॉपिंग की है और वो किसी दूसरे दुकान में आपको 500 से 600 रुपए में ही मिल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाएंगे। तो खरीदे से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं कि ये एक्साइटमेंट वाले ऑफर्स आपको क्यों दिए जाते हैं और क्या है इसकी सच्चाई। इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ देश भर में त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत के लोग भी त्योहारों के समय जमकर खरीदारी करते हैं। त्योहारों के समय तमाम छोटी बड़ी कंपनियां और दुकानदार तरह तरह के ऑफर लेकर आते हैं ताकि सभी वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन त्योहारों के दौरान
खरीदारी करते समय कई बातों का खास करके ध्यान रखना, वरना आपकी कुछ गलतियां आपके त्योहारों की खुशियों को फीका कर देगी। साइबर फ्रॉड का खतरा हम बात कर रहे हैं। त्योहारों के समय देश विदेश की तमाम कंपनियां ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर आती है, जिनका प्रमोशन टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस के जरिए किया जाता है। ऐसे में साइबर फ्रॉड्स की काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और वे लोगों को एसएमएस और ईमेल पर फर्जी ऑफर वाले लिंक के जरिए जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सावधान रहें और किसी भी अनजान नंबर या ईमेल एड्रेस से आए ऑफर्स वाले लिंक पर क्लिक ना करें। त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल ही जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में ख़रीदा था वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में मिल रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। इसलिए त्योहारों के मौसम में खरीदारी करने से पहले अलग अलग जगहों पर उसकी कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सामान ऑनलाइन 1000 रुपये में मिल रहा है वो स्थानीय दुकानों पर 500-600 रुपये में आसानी से उन्हें मिल जाता है। त्योहारों के समय बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां और बड़े वेंडर ग्राहकों को लुभाने के लिए 80 से 90% तक डिस्काउंट ऑफर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट कैसे दे सकती है? दरअसल ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें ये कंपनियां ग्राहकों को फंसाती है। ई कॉमर्स कंपनियों और वेंडर मिलाकर ये डिस्काउंट प्लान करते हैं। इसमें सामान बेचने वाली कंपनियां भी शामिल हो सकती है। मान लीजिए कि ABC नाम की एक कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई, लेकिन वही चीज़ दूसरी कंपनी 20 रुपये में बेच रही है। अब ये कंपनी किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर डील करेगी। डील के तहत ई कॉमर्स कंपनी ABC का सामान बेचने के लिए तुलनात्मक रूप से कम कमीशन की मांग रखेगी। अब फेस्टिवल सेल के नाम पर ई कॉमर्स अपनी कंपनी बताएगी कि वो इस ABC के प्रोडक्ट पर 70% का डिस्काउंट दे रही है और लोगों को लगेगा कि उन्हें इससे बड़ी अच्छी डील कभी मिलेगी ही नहीं। ऐसे में वे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे और ABC के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनी भी कूट कर पैसा मांगेगी। त्योहारों के दौरान ऐसा देखना बहुत ही ज़्यादा आम होता है कि लोग ऐसी खरीदारी में भी जमकर पैसा खर्च करते हैं जिसकी असल में ज़रूरत ही नहीं होती है। गैर ज़रूरत सामान खरीदते हैं। न सिर्फ आपका बजट ही बिगाड़ेगा बल्कि ऐसा करने से आपकी सेविंग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के सामान को खरीदना है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खरीदे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि पड़ोसी की टीवी ख़राब हो गई और तो उसने नई टीवी खरीद ली है, जिसे देखकर आपने टीवी होते हुए भी एक नई टीवी खरीद ली है, बड़ी रकम खर्च कर दी है। त्योहारों के समय जमकर खरीदारी के बीच क्रेडिट कार्ड भी जमकर इस्तेमाल होते हैं। तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बैंकों के साथ मिलकर खरीदारी पर तरह तरह के ऑफर्स देते हैं, जिसकी वजह से लोग जमकर गैर ज़रूरी खरीदारी भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने से बचना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्रेडिट कार्ड का उतना ही इस्तेमाल करें जितना बिल आप आसानी से चुका सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिल में देरी होने पर भारी रकम ब्याज लगाकर वसूली जाती है। अगर आप बिल चुकाने में देरी करेंगे तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, जिसके कारण भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों में खरीदारी की भीड़ में पुराना, घटिया और ख़राब सामान भी जमकर बिक्री होता है। दुकानदार इस भीड़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, ग्राहकों को बेहिचक घटिया और ख़राब सामान बेच देते हैं। ऐसे में आप सतर्क रहें कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो ख़राब ना हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। खरीदारी करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सामान की जाँच पड़ताल पूरी कर लें। तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपनी रिटर्न, एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में आप जब भी अपने किसी सामान की डिलीवरी ले तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। अगर सामान में किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है तो बिल्कुल भी ना लें और हाथों हाथ उसे
वापस कर ले। कोशिश करें कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें। कई बार पहले पेमेंट करने पर अगर ऑर्डर से जुड़ी कोई समस्या आती है तो ई कॉमर्स कंपनियां रिफंड देने में बहुत आनाकानी करती है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोकल दुकानों से खरीदारी करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपको लगता है कि ई कॉमर्स कंपनी या किसी दुकानदार ने आपके साथ ठगी कर ली है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH नंबर 1915 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो बिना देरी किए साइबर क्राइम में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ध्यान रखें कि साइबर फ्रॉड के मामले में आप जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे, पैसों की रिकवरी उतनी ही जल्दी से हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। इस विधेयक में बैंक खाता धारकों को अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार शुक्रवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में बैंकिंग कानून यानी संशोधन विधेयक 2024 पेश करनी है। इस विधेयक के तहत देश के प्रत्येक बैंक खाता धारकों द्वारा बनाए जाने वाले नॉमिनी की संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया गया है। इससे देश के आम बैंक खाता धारकों को काफी सहूलियत मिलेगी और वे अपने बैंक खातों के लिए 1 से ज्यादा नॉमिनी बना सकेंगे। बैंक खातों के सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की सुविधा के तहत खाता धारकों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहते हैं। ऐसे में जब ये बिल पास हो जाएगा तो नया नियम लागू हो जाएगा, तो कोई भी खाता धारक अपने बैंक खाते के लिए 1 से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकेगा। इस नई सुविधा के साथ कोई खाता धारक अपनी पत्नी, पति के अलावा माता, पिता, भाई, बहन आदि रिश्तेदार को भी नॉमिनी बना सकेगा। लोकसभा के कामकाज की संशोधित लिस्ट के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को उन्होंने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करने के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विधेयक में सहकारी बैंकों के संबंध में भी कुछ बदलाव किए जाने का प्रस्ताव था। इसके परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को ज्यादा आज़ादी देने का भी प्रावधान है। बताते चले कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां यानी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। बताते हैं आपको क्या है प्रोसेस। भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल की ट्रेनों में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। डिजिटल हो रहे भारत में अब ज्यादातर यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जिससे उन्हें रेलवे के टिकट काउंटर पर लगी लंबी लाइन में अब उन्हें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। आज के समय में ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के लिए तमाम मोबाइल ऐप और वेबसाइट है, जहां से आप अपनी यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल ऐप और वेबसाइट से टिकट बुक करने पर आपको कई तरह के एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, जिनसे बचा भी जा सकता है। आज हम आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। हमने एक प्राइवेट कंपनी के मोबाइल ऐप पर वाराणसी से दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की 3rd AC में टिकट बुक की। जैसे कि इस टिकट के लिए हमने कुल 1244 रुपये का भुगतान किया, लेकिन जब हमने
IRCTC के मोबाइल ऐप पर इसी गंतव्य के लिए इसी ट्रेन में AC क्लास की टिकट बुक की तो हमें सिर्फ 1140 रुपये का भुगतान करना पड़ा। यानी हमें सेम जर्नी, सेम ट्रेन और सेम क्लास की टिकट पर अलग अलग मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने पर सीधे 104 रुपये की बचत हुई। जब हमने दोनों मोबाइल ऐप से बुक की टिकटों का प्राइस ब्रेकअप चेक किया तो मालूम चला कि प्राइवेट कंपनी अपने मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने पर कन्वीनियंस फ्री, एजेंट सर्विस चार्ज और पेमेंट गेटवे चार्ज के रूप में अलग से वसूल कर रही है, जबकि IRCTC के मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करने पर ऐसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते। हर महीने कर्मचारी की सैलरी के बेसिक पे और DA का 12% हिस्सा PF खाते में जमा होता है। इतनी ही रकम का योगदान कंपनी द्वारा किया जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं आप PF। हर महीने में कर्मचारी की सैलरी के बेसिक पे और DA का 12% हिस्सा PF खाते में जमा होता है। जी हाँ, EPFO के नियमों के अनुसार हर महीने कर्मचारी के बेसिक वेतन और DA का 12% हिस्सा PF खाते में जमा होता है। साथ ही कंपनी भी 12% रकम का योगदान करती है। कंपनी के योगदान में से 3.67% हिस्सा PF अकाउंट में जाता है और 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। अगर आप अपने PF खाते का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इसके कई भी तरीके हैं। कई तरीकों में से हम आज आपको 4 ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप झटपट अपने PF खाते से बैलेंस चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। आप 7738299899 नंबर पर एक मैसेज भेजकर अपने EPF खाते का बैलेंस और अपने खाते में आया नवीनतम योगदान जान सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर नंबर से ANEPEFHOENG टाइप करके मैसेज सेंड कर देना है। ENG यहाँ पर अंग्रेजी को दर्शाता है। अगर आप किसी दूसरी भाषा में जानना चाहते हैं तो उस भाषा के पहले 3 अक्षर लिखने होंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर UAN के साथ रजिस्टर है तो आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस कॉल करें और PF बैलेंस जान लें। इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद आपको EPFO से कुछ मैसेज आएगा जिनमें आपको अपने PF अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा। EPFO वेबसाइट पर जाकर एम्प्लॉयज सेक्शन पर क्लिक करें और उसके बाद मेंबर पासबुक पर क्लिक करें। अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करके आप PF पासबुक को एक्सेस कर सकते हैं। इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान दिखाया जाएगा। किसी भी PF ट्रांसफर का टोटल और जमा हुए PF ब्याज की राशि भी दिख जाएगी। EPF बैलेंस को पासबुक भी देखा जा सकता है। अपने स्मार्टफोन पर उमंग ऐप को डाउनलोड करके भी आप अपना PF बैलेंस देख सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग ऐप जारी किया था। यूजर्स इस ऐप का उपयोग करके क्लेम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी EPF पासबुक देख सकते हैं, अपने क्लेम और ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप में अपना फ़ोन नंबर दर्ज कराना होगा और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आमतौर पर ITR 1 फॉर्म के रिफंड दावों को सबसे पहले निपटाया जाता है। इसके बाद ITR 2 और ITR 3 का स्थान आता है। क्या है प्रोसेस, समझिए। बहुत सारे टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें शामिल हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इनकम टैक्स विभाग रिटर्न की प्रोसेसिंग कर रहा है, इसलिए जितने भी लोग रिफंड के हकदार हैं उन्हें अभी तक अपने खातों में धनराशि नहीं मिली है। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR 2 या ITR 3 जमा किया है तो रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। आइए बताते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है उसके अनुसार आपको कब तक रिफंड मिल सकता है। कर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग ITR फॉर्म के प्रकार, करदाता द्वारा रिटर्न में दावा की गई कटौती, छूट की प्रकृति और राशि आदि के आधार पर की जाती है। इसलिए प्रोसेसिंग में अलग अलग वक्त लगता है, जिसके चलते रिफंड मिलने का समय भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ITR 1, ITR
एक की प्रोसेसिंग प्रक्रिया आम तौर पर सरल होती है। ऐतिहासिक रूप से जो व्यक्ति केवल फॉर्म 16 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करते थे, उनका कर रिटर्न 10 दिनों से कम समय में निपटाया जाता है और उन्हें 15 दिनों के भीतर रिफंड मिल सकता है। इस बार भी सबसे पहले ITR 1 भरने वाले को रिफंड मिलना शुरू होगा। ITR 2 फॉर्म में कैपिटल गेन जैसी अतिरिक्त जानकारी होती है, जिसके लिए सत्यापन और जांच की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रक्रिया में आमतौर पर 20 से 45 दिन लगते हैं, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त विस्तृत जानकारी की आवश्यकता के कारण इसमें थोड़ा अधिक समय लग जाता है। ITR 3 फॉर्म को प्रोसेसिंग में अधिक समय लगता है, आमतौर पर 30 से 60 दिन, क्योंकि ITR 3 में जटिल डेटा शामिल होता है, जैसे कि व्यावसायिक आय, जिसके लिए अधिक विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता होती है। ITR डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, लेकिन ई-वेरीफाई करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है। इस बार रिकॉर्ड लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2024 तक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 7.28 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किया गया। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात थी कि जितने लोगों ने अपना ITR दाखिल किया, उनमें से बहुत सारों ने अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं किया। ITR की प्रोसेसिंग शुरू करने और रिफंड जारी करने के लिए ई-वेरीफाई ज़रूरी है। अगर ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफाई नहीं किया जाता तो जुर्माना भरना होगा। 1 अगस्त 2022 से आयकर विभाग ने ITR-V के ई-सत्यापन का हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी है। इसका मतलब कि अगर आप करदाता को प्रक्रिया पूरी करने के लिए दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2022 से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए रिटर्न के मामले में 120 दिनों की समय सीमा मिलती है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 FY 2023-24 के लिए अपना ITR 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले दाखिल किया, तो सुनिश्चित करें कि रिटर्न फाइल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे वेरीफाई कर लिया है। अगर आप 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करने में विफल रहते हैं तो 31 जुलाई 2024 के बाद इसे वेरीफाई नहीं करेंगे तो धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा। हालांकि आप उचित कारण बताकर सत्यापन में देरी के लिए माफी का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध करने के बाद ही आप अपने रिटर्न को सत्यापित कर पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है। सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाओं सीमा शुल्क से पूरी तरह से इन 3 दवाओं को छूट दे दी है। इससे ये दवा आम सस्ते दर में मिल सकेगी। हम बात कर रहे हैं कि हमें बजट में क्या मिला, यानी आम आदमी को क्या मिला। सरकार ने मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया। इससे मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए। बजट में सोने चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया, जो कि पहले 15% थी। सरकार की इस घोषणा के साथ MCX पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त 2024 के कॉन्टेंट का भाव 5.33% गिरकर 68.840 हो गया। वहीं चांदी के 5 सितंबर 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62% गिरकर 85.89 रुपये प्रति किलो हो गया। बजट में टैक्स के मोर्च पर भी आम आदमी को राहत मिली है। नई टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स
कर दिया गया है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और तथा मध्यम वर्गीय परिवार को आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है। बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पूर्वोदय नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया। इस योजना का लक्ष्य इन 5 राज्यों में चहुमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है, ताकि ये क्षेत्र विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। बजट में मिडिल क्लास लोगों को आर्थिक मोर्चों पर समृद्ध करने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इससे पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए आवास योजना भी शुरू करने की बात कही गई थी। इसके अलावा मिडिल क्लास लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर एनर्जी को भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाएगी। किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों के उत्थान के लिए MSME पर खास फोकस कर रहे हैं। हम आगामी दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को एजुकेशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन लोन की सुविधा विकसित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़े युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सरकार ने किसी वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए लीक से हटकर कोई काम शुरू किया तो उसका सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा होता है। हाँ, हम आपको सरकार की वो स्कीम के बारे में बताएंगे जो एक डेटा बताता है कि उसका सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को स्वरोजगार करने या लघु उद्योग लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसका इशारा नीति आयोग यानी NITI आयोग द्वारा तैयार की एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत दिए जाने वाले लोन की वापसी में लोग ढीले होते जा रहे हैं। तभी तो साल दर साल इस साल के लोन अकाउंट में NPA होने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में PMMY के लोन ज़्यादा फंस रहे हैं। वहाँ ऐसे लोन अकाउंट के NPA होने की संख्या ज़्यादा है, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से 22 के बीच NPA खातों में 22.51% चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में NPA अकाउंट में फंसी राशि में भी 36.61% से CAGR से बढ़ोतरी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के लोन खातों में जहां 22.6% का NPA रिकॉर्ड किया गया, वहीं NBFC में तो ये महज 1.3%। यदि NPA अकाउंट में फंसी राशि का हिसाब किया जाए तो सरकारी बैंक में ये 16.9% है और NBFC में महज 0.5%।
इस स्थिति से बचने के लिए नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने वालों को पात्रता का आकलन करने की सिफारिश की है। नीति आयोग का कहना है कि लोन लेने वालों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यही नहीं, आयोग ने लोन की स्वीकृति के लिए eKYC प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जांच की दक्षता बढ़ेगी। नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा, इस ऋण के लिए गारंटी नहीं होती है। ऐसे में उचित जोखिम जांच तथा मूल्यांकन की इस योजना की नतीजों और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण पात्रता और पृष्ठभूमि सत्यापन के दिशा निर्देश सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि EMI के तहत अधिकांश कर्जदार छोटे उद्यमी हैं, जिनके पास बहुत सीमित दस्तावेज है और इससे बैंक के लिए सत्यापन जांच करना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी यानी MUDRA मुद्रा लोन स्कीम भारत की एक पहल है। ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों SME और MSME के ME को लोन प्रदान करती है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती है, जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन राशि प्रदान की जाती है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंक या लोन संस्थाओं को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। LIC ने हाल ही में कुछ नए प्लान पेश किए। इनमें युवा टर्म डीजी टर्म प्लान काफी बेहतर माना जा रहा है। युवाओं के लिए क्यों है ये खास प्लान और क्या है ये पूरा प्लान, समझिए। भारतीय जीवन विज्ञान निगम यानी LIC ने हाल ही में कई प्लान पेश किए। इनमें युवा टर्म डीजी टर्म प्लान काफी बेहतर है। ये प्लान इंश्योरेंस होल्डर के निधन पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। इस प्लान को 18 साल से 45 साल के बीच का कोई भी शख्स ले सकता है। हालांकि इस प्लान की मैच्योरिटी के लिए उम्र सीमा 33 से 75 साल की है। वहीं अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये 10 साल से 40 साल के बीच है। इस प्लान की सम इंश्योर्ड वैल्यू 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए है, यानी कोई भी शख्स इस रकम के बीच इस प्लान को ले सकता है। इसके लिए LOC ने 3 तरह के प्रीमियम की सुविधा दी है। इनमें रेगुलर, सिंगल और 10 या 15 साल का लिमिटेड प्रीमियम शामिल है। ऐसे में समझेंगे, रेगुलर प्रीमियम यानी जितने साल के लिए प्लान लेंगे उतने साल तक प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम छमाही या सालाना का होगा। सिंगल प्रीमियम मतलब इसमें हर बार प्रीमियम नहीं देना होता, सिर्फ एक बार प्रीमियम देकर प्लान ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में एक साथ ही बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। 10 या 15 साल का लिमिटेड प्रीमियम यानी ये उनके लिए है जो प्लान को 10 या 15 साल से ज़्यादा समय के लिए लेना चाहते हैं। अगर कोई शख्स 30 साल के लिए प्लान लेता है तो वह पूरे 30 साल तक प्रीमियम नहीं चुकाना चाहता तो 10 या 15 साल तक प्रीमियम दे सकता है, लेकिन कवर पूरे 30 साल के लिए ही होगा। हालांकि इसमें प्रीमियम की रकम बढ़ जाती है और प्रीमियम की रकम कितनी होगी इस पर बात पर ही निर्भर करेगा कि कोई शख्स किस उम्र में कितने समय के लिए प्लान ले रहा है। अगर कोई शख्स 30 साल का है और 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड का प्लान 20 साल के लिए ले रहा तो उसका सालाना प्रीमियम 5,950 रुपये होगा। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार रेगुलर या लिमिटेड समय के लिए प्रीमियम राशि कम से कम 3,000 रुपये है। वही सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए ये राशि 30,000 रुपये है। महिलाओं के लिए प्रीमियम दरें कम भी है। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलता है। जितने साल के लिए प्लान होता, अगर उतने समय तक पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर या सिंगल प्रीमियम में जितनी रकम दी है वो मिलेगी। कुल जितना प्रीमियम चुकाया है उसकी 105% की रकम मिलेगी। दोनों में से कोई एक। टैक्स पर पा सकेंगे छूट। इस प्लान को लेने पर इनकम टैक्स की धारा 80C और 10D के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड 15 दिन का है।
ये बातें भी समझ लीजिए। सालाना या छमाही प्रीमियम देने वालों के लिए कैश पीरियड 30 दिन का होता है। सरेंडर वैल्यू के लिए नियम अलग अलग है। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करने वालों को पॉलिसी सरेंडर करने पर कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल प्रीमियम पेमेंट पर कंपनी के नियमानुसार रकम वापस ली जाएगी। इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। युवा टर्म प्लान को LIC की किसी भी ब्रांच में जाकर खरीद सकते हैं। वही DG टर्म प्लान ऑनलाइन ही मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 10वीं पास युवाओं के लिए नई भर्ती निकाली। इस वैकेंसी के 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुए। एयरफोर्स में कितनी हाइट चाहिए, वायुसेना में कैसे भर्ती होते हैं, आज सब कुछ आपको बताएंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एयरफोर्स में अग्निवीर नई भर्ती आ गई है। हाल ही में वायुसेना ने अग्निपथ वायु इनटेक 1-2025 बैच के तहत हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी के नॉन कॉम्पिटेंट पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वैकेंसी के लिए 17 अगस्त 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2024 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट यानी गैर लड़ाकू सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या इसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। ये भर्ती सिर्फ अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। शादीशुदा उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के योग्य नहीं है। इससे संबंधित अन्य डिटेल्स अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे। सबसे पहले शारीरिक योग्यता की बात करें तो हाइट न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर, सीना 5 फुट फूलना चाहिए। वजन लंबाई और उम्र के मुताबिक शरीर का वजन होना चाहिए। वही एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी इसमें बताई गई है। दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ उम्मीदवार को 6.30 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 10 पुशअप, 10 सिटअप, 10 स्क्वैट्स 1-1 मिनट में लगाने ही होंगे। उम्र में फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थियों ने सभी स्टेज क्लियर कर लिए हैं तो नामांकन की तारीख तक उनकी अधिकतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों की चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, टीम सूटेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आवेदन निःशुल्क होगा। आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। अग्निवीर एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट की इस वैकेंसी में उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में मौजूद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद सभी डिटेल्स भरकर और डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने क्षेत्र के हिसाब से अधिसूचना में बताए पोस्टल एड्रेस पर भेजना होगा। भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने बिहटा स्थित इंडियन एयरफोर्स बेस के नजदीक एक दूसरा एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी दी है। बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने बिहटा स्थित इंडियन एयरफोर्स बेस के नजदीक एक दूसरा एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी। इस एयरपोर्ट को 1413 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। बता दें कि बिहटा की दूरी पटना एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर है। यहाँ पहले से एयरफोर्स का स्टेशन है, जिसके एक भाग को अलग से विकसित कर सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके बनने से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का दबाव कम होगा। आइए बिहटा एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें बता दें। निर्माता प्रस्ताव के अनुसार बिहटा एयरपोर्ट 66,000 वर्ग मीटर का फैला है। इसकी क्षमता सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालने की है। इसी के साथ ही ये एयरपोर्ट 3000 पीक आवर यात्रियों की भी सुविधा दे सकता है। यात्रियों का फुटफॉल बढ़ने पर इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों तक और बढ़ाई जा सकती है। यानी इस एयरपोर्ट की क्षमता कुल करीब 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट बनने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पटना एयरपोर्ट का लोड भी कम होगा। बिहटा से सटे पटना, आरा, बक्सर के अलावा छपरा, गोपालगंज, सीवान के लोगों को भी
विमान से आने जाने के लिए सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा बिहार के देश के अन्य शहरों किसी भी कनेक्टिविटी से बेहतर होगी। इससे रोजगार और कारोबार भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि जगह की कमी की वजह से पटना एयरपोर्ट के विस्तार का काम रुका हुआ है। एयरपोर्ट रनवे के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहले ही कई बार एयरलाइंस को वहां बड़े विमानों को फुल करने उड़ानों के खिलाफ चेतावनी दी है। सुरक्षा कारणों से नियामक ने अक्सर एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे पटना के लिए A320, B737 जैसे सिंगल ऑयल विमानों को फुल करके उड़ाए, लेकिन 15% सीटें खाली रखकर उड़ान भरे। पटना के लिए दूसरे एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसमें बिहटा को एकमात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। एआई ने 2016 में बिहटा में एक सिविल एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2016 में बिहटा से वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। एयरपोर्ट की परियोजना में एयरबस A321, 320 और बोइंग B737 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग बे और साथ ही 2 लिंग टैक्सी वे को समायोजित करने में सक्षम एप्रन का निर्माण शामिल है। दक्षिण दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने टाटा मोटर्स कार दुर्घटना में एयरबैग न खुलने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि उच्च प्रभाव वाले टकराव में एयरबैग्स का न खुलना निर्माण दोषों को दर्शाता है। दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टाटा मोटर्स को एक उपभोक्ता को सड़क हादसे में गाड़ी के एयरबैग न खुलने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस हादसे में गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। हालांकि ड्राइवर को चोट नहीं आई थी, लेकिन जोरदार टक्कर के बाद भी गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले थे। आयोग ने कहा कि एक भयंकर एक्सीडेंट में भी एयरबैग का न खुलना बताता है कि एयरबैग में कुछ दिक्कत थी। मैदानगढ़ी के राजपुर के रहने वाले शांतिलाल ने टाटा मोटर्स के खिलाफ आयोग से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि वो अपनी SUV से राजस्थान में जालोर से जयपुर जा रहा था। रोड पर अचानक गाय सामने आ गई, गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी के बाहरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। जोरदार टक्कर के बावजूद कार के एयरबैग नहीं खुले। टाटा मोटर्स का कहना था कि शिकायतकर्ता को बेची गई कार उच्च क्वालिटी की थी और सभी तय मानकों की पूरा करती थी। उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। शिकायतकर्ता को कोई भी चोट नहीं पहुंची। ऐसे में वो मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी का तर्क न मानते हुए शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए मुआवजा 3 महीने के भीतर देने का आदेश दिया। आयोग ने साफ किया कि मुआवजा केवल इस बात को ध्यान में रखकर तय किया गया कि हादसे में शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं पहुंची, नुकसान केवल कार का हुआ। कंपनी का दावा है कि कार हेवी और स्ट्रॉन्ग है। इतनी मजबूत गाड़ी हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने पर कार के सेफ्टी फीचर्स को खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। कार में एयरबैग एक सुरक्षा उपकरण होते हैं जो ड्राइवर और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये हवा से भरे कुशन आमतौर पर सामने के डैशबोर्ड के स्टीयरिंग व्हील के छुपे छिपे होते हैं। जब कार अचानक रुकती है या फिर किसी वस्तु से टकराती है तो एयरबैग तेजी से हवा में भरकर फूल जाते हैं। फूले हुए एयरबैग ड्राइवर और यात्रियों को आगे से ढकेलने से रोकते हैं, जिससे गंभीर चोट आने से बच जाते हैं। घुटनों के रिप्लेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा। घुटनों के रिप्लेसमेंट की कोई मिनिमम एज नहीं होती है, लेकिन 80 साल के बाद ये सर्जरी करना बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। इस सर्जरी के दौरान आज जानेंगे कि किस उम्र में कर सकते हैं रिप्लेसमेंट, क्यों जरूरी है, ये सारी बातें। अक्सर 50-60 साल के बाद लोगों के घुटने में समस्याएं शुरू हो जाती है। लोगों के घुटने में दर्द होने लगता है और कई लोगों को आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। शुरुआत में इस परेशानी से निजात पाने के लिए दवाई दी जाती है, लेकिन समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं। आज एक्सपर्ट से जानेंगे कि नी रिप्लेसमेंट किन लोगों को कराने की ज़रूरत होती है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हिमांशु त्यागी ने
ने बताया है कि घुटनों का रिप्लेसमेंट उन मरीजों का किया जाता है जो सीवियर आर्थराइटिस से जूझ रहे हो, जिन्हें घुटनों में बहुत दर्द होता है। कई लोग घुटनों में दर्द की वजह से रोजाना पेन किलर्स लेते हैं, उन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। यंग एज में अगर किसी को घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब दवाओं के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाला जाता है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि रिप्लेसमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि लोगों को ये सर्जरी 60 साल के बाद ही लेनी पड़े। हालांकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन्हें 60 से पहले भी नी रिप्लेसमेंट का सुझाव किया जाता है। अपर एज लिमिट की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट 70 से 80 या इससे ज़्यादा उम्र में ही किया जा सकता है। कई बार 90 साल के व्यक्ति भी ये सर्जरी करवा सकते हैं। अगर किसी की भी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तो सीवियर ऑर्थोप्रोसेसिस हो, घुटनों में इन्फेक्शन हो, घुटनों की हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी हो, घुटनों के आसपास की मसल्स में पैरालिसिस हो, तब उस कंडीशन में भी आप रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अन्य सर्जरी की जाती है। डॉक्टर ने बताया था कि 84 साल की महिला की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की थी जो पिछले 6 साल से घुटनों के गंभीर दर्द से जूझ रही थी। बुजुर्ग महिला को पहले से दिल की समस्या आई थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने उनके घुटनों की ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्ण पूरी की। डॉक्टर के अनुसार घुटनों की प्रत्यारोपण सर्जरी बुजुर्ग मरीजों, खासकर 80 वर्ष के अधिक आयु के लोगों में बेहद सावधानी से की जाती है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। क्रिटिकल कंडीशंस में भी घुटनों के रिप्लेसमेंट की सर्जरी करने की मदद मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो रिप्लेसमेंट में पहले मरीज की हड्डियों की कंडीशन देखी जाती है। कई लोगों के दोनों घुटने एक बार में ही रिप्लेस किए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के एक ही घुटनों की सर्जरी की जाती है। एक घुटना रिप्लेस करने में करीब 1.5 घंटा लगता है। इस सर्जरी से पहले शरीर के निचले हिस्से को एनास्थीसिया से सुन्न कर दिया जाता है और फिर ये सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी के लिए मरीज को करीब 4 दिनों तक हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर की माने तो ये प्रक्रिया बेहद सफल रहती है। अगर बेहतर इम्प्लांट लगाया जाए तो ये 20 से 25 साल तक चल पाते हैं। सही टेक्निक और बेहतर डॉक्टर से इम्प्लांट डलवाए जाते हैं तो लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद करीब 20 साल बिना परेशानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा जनादेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।